अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी एमर्स। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे यूएचएस एमडी कैट 2025 के फिजिक्स पोर्शन के तमाम एमसीक्यूज़ को और उनके आंसर्स को। आई होप कि आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है तो हिम्मत नहीं हारनी आपने, क्योंकि ये तो लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा एग्ज़ाम है। इसके आगे और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आपको क्रैक करने हैं। तो लाइफ में जो हुआ उसको एक्सेप्ट करो और जो भी आपका नेक्स्ट प्लान है उसके लिए मूव ऑन करो और हमेशा स्ट्रांग रहना है। तो आई विश कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए और जो भी आपके ड्रीम है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरे हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तमाम एमसीक्यूज़ का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने जाके इसको डाउनलोड कर लेना है अगर आपको इसको रिवाइज करना है तो चलिए पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो हमारे पास में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, इसका यूनिट क्या होता है? स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है अल्फा इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट, जो कि चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, तो ओहम से हम कैंसिल आउट होगा, बचेगा टेम्परेचर का यूनिट, तो ये होगा 1/केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। तो जो हमारा राइट आंसर वो बनेगा 1/केल्विन या फिर पर केल्विन भी इसको लिखा जाता है। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास में है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एज इट मूव्स फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल टू अ हायर पॉइंट। यानी कि जब हम किसी बॉडी को एक रेफरेंस पॉइंट से हायर लेवल पे लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जब हम अपवर्ड मूव करते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं, तो हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करते हैं। और यहाँ पे जो वर्क डन है बेसिकली वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, जो कि -mgh होगा, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जब भी हम हायर लेवल पे जाते हैं तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ टू स्पीकर्स emits a sound at the same frequency and same phase, maximum loudness will occur. स्टूडेंट्स, ये बेसिकली केस हमारे पास में है इंटरफेरेंस का। जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज में मूव करती हैं तो वहाँ पर इंटरफेरेंस होती है। और जब हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो वहाँ पर जो लाउडनेस है साउंड की वो मैक्सिमम होती है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती है कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर हो या फिर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो यहाँ पे हमारे पास में जो राइट आंसर बनता है वो होगा बीटा, बिकॉज यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है व्हेन एन ऑब्जेक्ट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन। जबकि बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी गेन करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या बनेगा? स्टूडेंट देखो, जबकि बॉडी डाउनवर्ड फॉल करते हैं, जैसे मान लो एक बॉल है, अगर ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसके ऊपर जो हवा की ड्रैग फोर्स होगी वो लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। जब ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हो जाती हैं तो ये दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं और नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होती है। अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अल्फा और डेल्टा ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं, यानी कि 9.8, जो कि वैसे भी रॉन्ग है। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो बीटा बनेगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है A 0.5 किलोग्राम बॉल मूविंग एट 6 मीटर पर सेकंड हैज काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करो तो मैथ की वैल्यू हमारे पास में 0.5 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, और v की वैल्यू 6 है तो बनेगा 6 का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 को किया मल्टीप्लाई तो बनेगा 1/4, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो आंसर आएगा 36/4, जो कि इक्वल होगा 9 जूल के। तो आपको जो राइट आंसर है वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6 है A fluid is flowing through a pipe through a tube to undergo transition from laminar to turbulent flow। मतलब एक पाइप, एक ट्यूब के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, तो लेमिनर से टर्बुलेंट फ्लो कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी, उसके बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, इसमें तीन कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस होगी तो हमारे पास में जो फ्लूइड है वो लेमिनर फ्लो होता है। अगर वो उसके इक्वल है तो वहाँ पे फ्लूइड जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में जाना शुरू कर देते हैं, यानी कि कुछ लेमिनर होगा और कुछ थोड़ा थोड़ा इरेगुलर टर्बुलेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जब हमारी वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ग्रेटर होती है तो उस केस में जो फ्लूइड फ्लो है वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो राइट आंसर बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकेस्ट।
तो दो अपोजिट चार्ज, दो पॉजिटिव इक्वल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ, मिनिमम कहाँ पे होती है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस की, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखे हैं, तो आप जानते हो कि इनके मिड में हमारे पास में एक पोर्शन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जीरो होती हैं, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? जीरो फील्ड लोकेशन, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करती। तो इनके मिड पॉइंट पर एग्जैक्टली अगर दोनों हमारे पास में चार्जेस इक्वल हैं, और अगर अनइक्वल चार्जेस होते हैं, देन वो हमारे पास में स्मॉलर चार्ज की तरफ एग्जिस्ट करती, तो ये हमारे पास में इसका ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है। अगर यहाँ पे होता दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस हैं, देन हमारा ऑप्शन बनता है इन्फिनिटी। तो इस केस में हमारा जो राइट आंसर वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8 है, a projectile is launched in air with certain angle, its velocity is maximum। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो उसकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से हम उसको थ्रो करते हैं और लैंडिंग पॉइंट जहाँ पे जाकर वो गिरता है, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे जैसे वो अपवर्ड जाता है, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती, क्योंकि उसके पास में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। यहाँ पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, if the distance between two charges is half and magnitude of charges are also double, the force between the charges will become। अब इसमें देखो बाय कूलम लॉ हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 by R का स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन है कि चार्जेस को हमने डबल करना है और डिस्टेंस को हाफ करना है। अब देखो इसमें जब आप चार्जेस को डबल करोगे तो 2 × 2 कितना बनेगा? फोर्स की वैल्यू 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम डिस्टेंस को हाफ करें 1/2 करें, देखो डिस्टेंस को हाफ करने से फोर्स जो है वो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे तब भी फोर्स 4 टाइम इंक्रीज करेगी, चार्जेस को डबल करेंगे तब भी फोर्स हमारी 4 टाइम इंक्रीज करेगी। तो 4/4 का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 16। तो जो फोर्स है वो 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अब फॉर्मूले में प्रॉपर्ली वैल्यूज पुट करके सॉल्व भी कर सकते हैं, तो राइट आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, इफ अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg, एफ ऑफ मैस m1 जो कि 2 किलोग्राम है, मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड अप्रोचेज एन अदर मैस m2 जो कि 3 किलोग्राम है विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज, तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगी? स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी कोलिजन में जो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन है ये बराबर होती है E टाइम्स रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच के। अब जो यहाँ पर E है ना, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि नेचर ऑफ कोलिजन पर डिपेंड करता है। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि ये कौन सी कोलिजन है, तो जो हमारे गिवन ऑप्शन है वहाँ पे जो आंसर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्चुअल रिजल्ट आपको ये बताना चाहिए कि ये कौन सी कोलिजन हो रही है, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो कोलिजन हमने बुक्स में पढ़ी है वो है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, और इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन है ये बराबर होगी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच के। अगर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 4 मीटर पर सेकेंड है तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन भी क्या होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर आएगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ P इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड M इज इट्स मास देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। तो स्टूडेंट्स अब जानते हो कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² डिवाइडेड बाय 2m। बेसिक फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस is 100 Newton per coulomb. If the magnitude of each charge is double, then electric field at that point becomes, तो हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है E = KQ/R²। अब आप में से क्लियरली देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम चार्ज को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? डबल। तो पहले अगर वो 100 थी तो चार्ज को डबल करने के बाद क्या हो जाएगी? उसका डबल यानी कि 200 न्यूटन पर कूलम। तो आपको जो राइट आंसर वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द प्लास्टिक शीट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2.5 इज इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जब हम किसी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो जो फोर्स है वो रिड्यूस करती है। अगर हमने मीडियम लगाया है 2.5 का, तो जो फोर्स है वो 2.5 टाइम डिक्रीज करेगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? F in a medium is equal to F in a vacuum over epsilon r। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2.5 है तो जो फोर्स है वो 2.5 टाइम डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो राइट आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि फ्रैक्शन ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जो फॉर्मूला है ना, ये होता है 1/2 raised to the power n, जो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं।
अब n की वैल्यू 3 है तो बनेगा 1/2 और ये बराबर होता है 1/8 के। तो 3 हाफ लाइफ के बाद में हमारे पास जो फ्रैक्शन बचेगी वो होगी 1/8। तो आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। अब इसको वैसे भी देखो तो पहले 1 था, अगर लेट्स उसकी अमाउंट 1 थी तो 1 को जब हम हाफ करेंगे तो एक हाफ लाइफ के बाद क्या बन जाएगा 1/2। जब 2 हाफ लाइफ गुजरेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4, ठीक है। और जब 3 हाफ लाइफ गुजरेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4 का भी हाफ, यानी कि 1/4 से ये हो जाएगा 1/8। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि जब हमारे पास में 3 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो हमारे पास में फर्स्ट के बाद हाफ, हाफ के बाद 1/4 और 1/4 के बाद क्या बन जाएगा ये वाला 1/8 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज का हाफ हो जाए तो प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या होगा। अब सुनो देखो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं r=vi² / sin 2 थीटा। और मैक्सिमम रेंज क्या होती है vi²/g। तो हम फॉर्मूला यूँ लिख सकते हैं r=rmax sin 2 थीटा, क्योंकि rmax जो है वो vi²/g के बराबर होता है। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है यानी r जो है वो मैक्सिमम का हाफ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ r_max/2 = rmax sin 2 थीटा। यहाँ पर r मैक्सिमम से r मैक्सिमम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो बचेगा 1/2 = sin 2 थीटा। स्टूडेंट्स अगर आप साइन को सिर्फ लेके आओ तो बनेगा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो है ये बराबर होता है 30 डिग्री के। और अगर हमें थीटा निकालना है तो 2 को डिवाइड कर दोगे तो 30 का जो हाफ है वो होता है 15 डिग्री। तो हमारे पास में जो राइट आंसर है वो बनेगा अल्फा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज डबल एंड द टर्न रेशियो रिमेन सेम व्हाट हैपेंस टू द सेकेंडरी करंट। स्टूडेंट्स अब देखो प्राइमरी वोल्टेज को हम डबल कर रहे हैं तो अब जानते हो इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज इसका नंबर ऑफ टर्न से डायरेक्ट लिंक होता है और करंट से इसका इनवर्स लिंक होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो v का i के साथ क्या लिंक बनेगा इनवर्स। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमने प्राइमरी वोल्टेज को डबल किया, प्राइमरी वोल्टेज को डबल करेंगे तो प्राइमरी करंट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर प्राइमरी करंट हाफ हो रहा है तो जो सेकेंडरी करंट है वो डबल होगा, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा। तो एक ऐसे ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या करेगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे कम हो जाएगा। जब सेकेंडरी वोल्टेज कम होगा तो जो सेकेंडरी करंट है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डबल हो जाएगा। तो प्राइमरी वोल्टेज को डबल करने से प्राइमरी करंट हाफ होगा, लेकिन जो सेकेंडरी करंट है वो हमारे पास में डबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे पास में जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा अल्फा, यानी कि डबल। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। हम जानते हैं कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है उसमें 360 डिग्रीज होते हैं। अगर हमारे पास में 180 डिग्रीज हो तो ये बनेगा हाफ रेवोल्यूशन, यानी कि 1 हाफ। और अगर हमारे पास में 180 का हाफ हो जाए यानी कि 90 डिग्रीज हो जाए तो जो रेवोल्यूशन है वो 1 हाफ का भी हाफ होगा, यानी कि 1/4 रेवोल्यूशन होगा। तो जो हमारा राइट आंसर वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिकेज इज नोन एज। हम जानते हैं कि बाय द डेफिनेशन ये वो टाइम जिसमें नंबर्स जो है वो हाफ हो जाते हैं डिके करके, उसे हम हाफ लाइफ का नाम देते हैं। तो आपको जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा अल्फा, यानी कि 1/2 लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जिसे हम हाफ लाइफ सिंपली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थ रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम। तो हमारे पास में जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो है सन, जो हमारी बुक इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स 90 डिग्री का जो फेज डिफरेंस है इन केस ऑफ रेडियंस हम देखें तो जो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है वो π/2 रेडियंस के बराबर होता है। तो आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड। तो सिंपली डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की, ये हमारे पास में कहलाता है कंडक्टिविटी। तो आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन। स्टूडेंट्स आप जानते हो बाल्मर सीरीज जो है ये सबसे पहली सीरीज है जो डिस्कवर हुई थी और ये एग्जिस्ट करती है विजिबल रीजन के अंदर। तो हमारा राइट आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर विद अ सर्टेन वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी विल बी। स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं किसी एंगल के ऊपर विद द हॉरिजॉन्टल, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है। सॉरी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है और इसके पास में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी बट नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा
डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ कैनन बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, व्हेन इट फायर्स द कैनन मूव्स बैकवर्ड, दिस रिक्वायर अकर्स ड्यू टू। स्टूडेंट्स बेसिकली जो रिक्वायर है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जब हम शेल को फायर करते हैं वो फॉरवर्ड मूव करता है, तो एट द सेम टाइम जो कैनन है वो बैकवर्ड मूव करेगी, ये होता है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन हो रहा है विद इक्वल बट अपोजिट फोर्स, तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी एप्लीकेबल है, तो राइट आंसर बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट शीट इंक्रीजेज बाय 25%, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी। स्टूडेंट्स देखो, अगर हम बात करें कि इनफाइनाइट शीट चार्जेस की, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को 25% इंक्रीज करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 25% इंक्रीज कर जाएगी, तो राइट आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप बिकम्स नैरोअर इन वन सेक्शन, कि पाइप में पानी फ्लो कर रहा है जो कि एक एंड से नैरो हो रहा है, यानी उसका एरिया कम हो रहा है। द फ्लूइड स्पीड इंक्रीजेज इन दैट रीजन टू मेंटेन, तो वहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर जाती है, क्यों मेंटेन करती है? इसमें देखो हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और प्रोडक्ट ऑफ ए बी को हम फ्लो रेट भी कहते हैं, यानी जहाँ पे स्पीड कम होगी एरिया, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, और जब एरिया कम होगा तो स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे जो फ्लो रेट है, यानी कि मैस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बनेगा ऑप्शन हमारा जो है वो चार्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसीडर अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, एज फ्लूइड एंटर्स अ नैरो रीजन इट एग्जिबिट। जब हमारा पानी जो है वो, जब फ्लूइड जो है वो नैरो रीजन में एंटर करेगा तो वहाँ पर क्या होगा? स्टूडेंट्स आप जानते हो कि स्पीड का एरिया के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल स्पीड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। अगर हमारा जो फ्लूइड है वो नैरो रीजन में जा रहा है, यानी एरिया डिक्रीज कर रहा है, एरिया डिक्रीज करेगा तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, स्पीड इंक्रीज करेगी तो स्पीड के इंक्रीज करने से स्टूडेंट जो प्रेशर है वो क्या करेगा? यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगा। तो जब हमारा फ्लूइड नैरो रीजन में एंटर करेगा तो स्पीड हाई होगी, जबकि जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ कर्व्ड शेप ऑफ एरोप्लेन विंग कॉजेज एयर टू मूव फास्टर ओवर द टॉप ऑफ द सर्फेस। जो हमारा एरोप्लेन का विंग होता है उसके टॉप पर हमारे पास में जो हवा की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, इसका रीज़न क्या है? तो हम ये बताएंगे कि जो टॉप पे स्पीड उसकी ज़्यादा है तो मान लो कि प्रेशर क्या हो रहा है वहाँ पे कम हो रहा है, बाय बर्नौली प्रिंसिपल वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लोअर। अगर वहाँ पे हवा तेज़ी से मूव कर रही है, फास्टर मूव कर रही है, तो वहाँ पे जो प्रेशर है टॉप पर वो कम होगा, तो राइट आंसर बनेगा बीटा। और जब ऊपर से प्रेशर कम होता है नीचे इसको थ्रस्ट मिलती है, और इसे हम एरोडायनामिक लिफ्ट का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डू नॉट एग्जिट ड्यू टू। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो उसमें से बाहर क्यों निकलते हैं? स्टूडेंट्स न्यूक्लियस को पकड़ के रखने वाली जो फोर्स है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और प्रोटॉन के बाहर ना आने की रीज़न ये होती है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रही होती है जिनको वहाँ पे दबा के रखती है, तो इसलिए वो वहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते, तो जिसका राइट आंसर वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू आउटर स्पेस बिकॉज। मैकेनिकल वेव्स स्पेस में क्यों ट्रैवल नहीं करती? स्टूडेंट्स आप जानते हो कि ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम इनके इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होने चाहिए वहाँ पे जिनके साथ वेव्स इंटरेक्ट करके ट्रैवल करती हैं, तो वो ट्रैवल करेंगी। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए क्योंकि मीडियम पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है, इसलिए वो स्पेस में से ट्रैवल नहीं कर सकती, तो बाय डेफिनेशन हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा डेल्टा। वाटर स्पेस में इसलिए ट्रैवल नहीं करती क्योंकि वहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं हो पाती विदाउट पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ लूप मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मैग्नेट। एक मैग्नेट जो है वो रुका हुआ है और लूप उसके करीब आ रहा है, द इंड्यूस करंट विल बी। अब देखो इसमें हमारे पास में अगर ये एक मैग्नेट है जो कि स्टेशनरी पड़ा हुआ है, ठीक है, जब इसके करीब हम किसी लूप को लेके आएंगे, मान लो एक लूप है जो इसके करीब आ रहा है, तो जब लूप इसके करीब आएगा तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। जैसे ही करंट इंड्यूस होगा तो यहाँ पर लगेगा लेंजेस लॉ, जो कि ये कहता है कि जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है, तो जो कॉयल के अंदर इंड्यूस करंट बनेगा वो उसके मोशन को अपोज करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच, वो कोशिश करेगा कि जो कॉयल है, जो लूप है, वो उस मैग्नेट के करीब ना जाए। क्वेश्चन नंबर 32 है, द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिपेंड्स अपॉन। स्टूडेंट्स अब देखो एनर्जी ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 k x नॉट का स्क्वायर। x नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड है और इसका एनर्जी के साथ में डायरेक्ट लिंक है। अब आप देख सकते हो
कि जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर वो बनेगा एम्पलीट्यूड, यानी कि डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है द वेव्स दैट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर इज, कौन सी रेज की हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें अगर हम बात करें रेज की तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कैरी करता है वो होता है गैमा रेज, इसी वजह से उसकी पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज़्यादा होगी। तो राइट आंसर बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 34 है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हेन हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम एंड नाउ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट, जब सिस्टम में हीट एंटर होते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या होना चाहिए। इसमें बाय डेफिनेशन देखें ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो ये होता है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, यानी कि जब हम सिस्टम में हीट एंटर करेंगे तो वहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करेगी, और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी होता है। तो हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज करेगी, तो राइट आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 35 और फाइनल एमसीक्यू आपका, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मेड 4 टाइम्स, अगर उसकी लेंथ 4 टाइम्स हो जाए देन ओरिजिनल लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। आप जानते हो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस का लेंथ ऑफ कंडक्टर से डायरेक्ट लिंक है। अगर लेंथ को मैं 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो रेजिस्टेंस है वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी, तो राइट आंसर बनेगा डेल्टा। ये थी हमारी आज की टोटल डिस्कशन। आई होप कि एमसीक्यूज आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। अब आप लोगों का क्या स्कोर रहा है एमडी कैट के अंदर, उसे कमेंट्स में मेंशन करना है, आपने मुझे बताना है कि क्या स्कोर किया है आपने इसके अंदर। और जो भी आपका रिजल्ट है उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना आपने। तो इंशाल्लाह उसके लिए नेक्स्ट कोशिश करो, नेक्स्ट एफर्ट मारो अपनी, और पूरे दिल से आपका जो भी नेक्स्ट का प्लान है उसके लिए मेहनत जारी कर दो। विश ऑल द बेस्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।